बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर शराज। हमारा चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, हमारा सब्जेक्ट है और हमारा चैप्टर है लिपिड्स। बच्चों, लिपिड्स में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी। हमने देखा था कि लिपिड्स भी, कोलेस्ट्रॉल भी, फैटी एसिड्स भी, हमें बाज़ जगह ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये वन एंड द सेम टर्म है, ये एक ही टर्म है जिनको हमने मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया था। और हमने इनके कुछ फंक्शंस भी देखे थे, फिर हमने इनकी कंपोजिशन देखी थी, हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखी थी। और लास्ट में जब हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखी थी तो उसमें हमें मालूम हुआ था कि जो क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट है वो था डिराइव लिपिड्स। आज हम थोड़ा डिटेल से इसके फंक्शंस देखेंगे कि लिपिड्स एक ह्यूमन बॉडी में, एक इंसानी जिस्म में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर एनिमल बॉडी में अपना क्या क्या रोल प्ले करते हैं। एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, एक आम तौर पे देखा जाए तो लिपिड्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसे मैंने कोशिश किया है कि अपने इस लेक्चर में एक समरी की सूरत में सम अप करके आपके सामने लाया जाए। जैसा कि आप स्लाइड पे भी देख रहे होंगे कि लिपिड्स इंडस्ट्री में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, विटामिन की सूरत में, एक एनर्जी सप्लीमेंट की सूरत में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, सिग्नलिंग में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सिग्नल मेन इंफॉर्मेशन या सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं वो इस सेंस पे कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, अगर उसके सर के ऊपर, उसके बालों के बीच में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि नॉर्मल लेवल से हट के होती है, जैसे कि लेट्स सपोज कि कोई छोटा सा कीड़ा है, अगर उसने काटा है सर के ऊपर, तो फौरी तौर पे सिग्नल जो है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके हमारे न्यूरोनल सिस्टम के ज़रिए एक जगह से पैगाम दूसरी जगह पे जाता है कि देयर इज़ समथिंग एबनॉर्मेलिटी इन द हेड, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो इमीडिएट रिएक्शन के तौर पे हमारे हाथ जो है वो एक्शन में आते हैं और वो उस मुतलका जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कोई पेन हुआ, कोई तकलीफ़ हुई या काटा गया या एलर्जी की कोई सूरत है, वहाँ पे हाथ वहाँ पे जाते हैं और उस सोर्स को ट्रेस आउट करते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे है। और ये इस चीज़ को सिग्नलिंग का नाम दिया जाता है कि दिमाग से सिग्नल जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ हाथ पे या जिस्म का वो हिस्सा जिसने एक्ट करना है, और इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन डेवलप हुई और अनटिल अनलेस के वो मसला सॉर्ट आउट हो गया, उस वक्त तक जो सिग्नलिंग का कैरी आउट होना, आपस में एक कनेक्शन, मुख्तलिफ बॉडी के जो ऑर्गन्स था उनका कनेक्ट हो जाना, इस चीज़ को सिग्नलिंग का नाम देते हैं। इस फंक्शन में लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे जिस्म की अपनी इम्यूनिटी, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम, इसमें लिपिड्स का अपना एक अहम किरदार है। हमारी मेम्ब्रेन्स जो हैं इसमें लिपिड्स का अपना किरदार है। और एनर्जी जनरेशन में, एनर्जी प्रिजर्वेशन में भी लिपिड्स अपना रोल प्ले करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखते हैं। लिपिड्स बॉडी में क्या काम करते हैं? लिपिड्स बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। लिपिड्स फॉर्म एक्सीलेंट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। कैसे? एज लिपिड डिपॉजिट इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो हिस्सा होता है स्ट्रोमा, उसमें लिपिड्स डिपॉजिट होते हैं। दे कैरी 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एज अपोज टू 4 किलो कैलोरीज दैट कार्बोहाइड्रेट्स। आम तौर पे कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज कैरी कर रहे होते हैं, जबकि लिपिड्स में कैलोरीज का लेवल ज़्यादा होता है। कंपैरिजन में हमने देखा कि लिपिड्स 9 किलो कैलोरीज एनर्जी कैरी करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 4 किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट कैरी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज होते हैं, जबकि लिपिड्स में एवरेज में एक मॉलिक्यूल कैरी करता है 9 किलो कैलोरीज को। वैक्सीज लिपिड्स की एक टाइप है जिसे हमने इसकी क्लासिफिकेशन में देखा था। वो बायोफ्यूल के तौर पे काम करता है। फ्यूल कहते हैं एनर्जी को और बायो कहते हैं लिविंग सिस्टम को। तो लिविंग सिस्टम में फ्यूल के तौर पे, एनर्जी के तौर पे
जो चीज़ काम आती है उसमें वैक्सीज हमारे इंक्लूड होते हैं, और वैक्सीज हमने पढ़ा था कि ये लिपिड्स की एक टाइप होती है। बॉडी में वर्टेब्रेट्स एनिमल्स की वो किस्म होती है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एनिमल जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम वर्टेब्रेट्स कहते हैं। ये दूसरे अल्फाज में एनिमल्स की वो टाइप जिसमें वर्टिब्रा होता है उसे हम वर्टेब्रेट्स कहते हैं। वर्टेब्रेट्स में एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू में लिपिड्स होते हैं। एडिपोज टिश्यू ये स्टोरेज होती है, इन्होंने लिपिड्स को स्टोर किया हुआ होता है। ये वो टिश्यू होते हैं जिसमें लिपिड्स स्टोर हुए हुए होते हैं। तो वर्टेब्रेट्स में एडिपोज टिश्यू होते हैं और एडिपोज टिश्यू लिपिड्स को स्टोर किए हुए होते हैं। स्टोर करने का मकसद एक एनर्जी फ्यूल के टैंक के तौर पे काम होना होता है, ताकि जिस्म को जब ज़रूरत पड़े एनर्जी की, कैलोरीज की, फ्यूल की, तो एडिपोज टिश्यू फौरी तौर पे अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजर जाते हैं, और जब रिजल्टेंट कैलोरीज बन जाती हैं वो बॉडी के मुख्तलिफ मकासद में काम आते हैं। और इसके अलावा सीड्स में भी जो फैट्स होते हैं वो एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और ये एक पहला प्राइमरी फंक्शन है लिपिड्स का जो हमने देखा। थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन से मुराद ये होता है कि किसी भी बॉडी में एक हेमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि मखसूस टेम्परेचर को कायम रखना। कैसे कि एक इंसान जो मैदानी इलाके से ताल्लुक़ रखता है वो एक एवरेज टेम्परेचर इलाके का जो होता है वो 35 टू 50 डिग्री तक, 45 डिग्री तक मैक्सिमम गर्मियों में होता है। लेकिन इंसान के जिस्म में खसूसियत ये है कि इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता और इससे कम भी नहीं होता। इंसान के जिस्म में ये खसूसियत हेमोस्टेसिस का अमल कहलाती है, और ये हेमोस्टेसिस कैसे मेंटेन रहता है। अगर 37 से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब भी ह्यूमन बॉडी के लिए प्रॉब्लम होते हैं, बीमारी क्रिएट हो जाती है, या कि उसकी इवन के डेथ भी हो सकती है। और अगर 37 से कम होना शुरू हो जाए तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है, कॉम्प्लिकेशंस को जनरेट करता है। इंसानी जिस्म की ये खसूसियत जिसमें वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसमें लिपिड्स का एक अहम रोल है कि एक इंसान किसी ऐसे इलाके में गया जहाँ पे सर्दी का लेवल बहुत ज़्यादा हो, जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, और या वो एक इंसान ऐसे मैदानी इलाके में या सहराई इलाके में चला गया जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 40 डिग्री भी होता है, 50 डिग्री भी होता है। तो इन इलाकों में जाने के बाद भी एक इंसान अपने जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर जब मेंटेन करते हैं तो उसी की वजह से ही वो उसका सर्वाइवल होता है, उसका ज़िंदा रहना मुमकिन होता है। तो इस सारे प्रोसेस को थर्मल इंसुलेशन कहते हैं, और ये थर्मल इंसुलेशन का प्रोसेस उसके जिस्म में मुख्तलिफ ऐसे केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि उसके जिस्म का टेम्परेचर एक मखसूस दर्जे से ज़्यादा भी नहीं होने देते और एक उस मखसूस दर्जे से कम भी नहीं होने देते। ठीक है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हर लिविंग बॉडी में, हर ह्यूमन बॉडी में कैरी ऑन हो रहा होता है। इसे हम बोलते हैं थर्मल इंसुलेशन का प्रोसेस। फैट्स कंडक्ट हीट स्लोली and therefore the triglycerides which are stored as fat in the vertebrates are important for maintaining optimum temperature. Optimum mean required temperature, जो टेम्परेचर, जो दर्जा हरारत जिस्म को चाहिए होता है। फैट्स में ये खसूसियत मौजूद है कि वो हीट को बहुत स्लो कंडक्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चलते हैं। जैसा कि ट्राइग्लिसराइड की एग्जांपल है। ट्राइग्लिसराइड वर्टिब्रेट्स में, और वर्टिब्रेट वो टर्म है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एनिमल्स की वो टाइप जो वर्टिब्रा रखती है, दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में जो रीढ़ की हड्डी रखती है उसे वर्टिब्रा कहते हैं। तो वर्टिब्रा में फैट्स का स्टोर होना ट्राइग्लिसराइड की वजह से होता है,
और ये ट्राइग्लिसराइड जिम्मेदार है एक ऑप्टिमम या रिक्वायर्ड टेम्परेचर का जिस्म में मेंटेन रखना। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तो इंसान के लिविंग बॉडी के या एक एनिमल बॉडी के जिस्म की बका मुमकिन होगी। अगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर ना रहा किसी ठंडे इलाके में या गर्म इलाके में, और बाहर का टेम्परेचर और इंसानी जिस्म का अंदर टेम्परेचर अगर आपस में कंपैटिबल ना हुआ तो वो इंसान की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौत वाक़ई हो सकती है। लिहाजा ऑप्टिमम टेम्परेचर का इंसान के जिस्म में मेंटेन होना ज़रूरी होता है। इट हेल्प इन कंजर्विंग एनर्जी को महफूज कर लेना, जोड़ के रख लेना, उसको बुरे वक्तों के लिए या काम के वक्तों के लिए इस्तेमाल कर लेना। इट हेल्प इन कंजर्विंग एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, एक ऐसी कंडीशन आ जाए जो कि कंपैटिबल नहीं है, जो कि नॉर्मल हालात नहीं है, और लिविंग बॉडी को, एनिमल बॉडी को हाइबरनेट होना पड़ा, उसको थोड़ी देर के लिए सो जाना पड़ा, अपने आप को महफूज कर जाना पड़ा, और उसको कुछ अरसे के लिए खुराक मुयसर ना हुई, तो ये फैट्स ही होते हैं जो थोड़े थोड़े बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेटाबोलाइज होके टूट फूट का शिकार होके कंटिन्यूस एनर्जी उस हद तक प्रोवाइड करते हैं जिस हद तक स्टोर्ड होते हैं, जिस हद तक इनकी कैपेसिटी होती है, या जिस हद तक जिस्म को ज़रूरत होती है। फिर एक वक्त आता है कि जब इन या तो हाइबरनेशन पीरियड ख़त्म हो जाए और लिविंग बॉडी अपना फ्यूल सोर्स जनरेट करना शुरू कर दे, यानी कि अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना शुरू कर दे, या फिर ये उस वक्त तक रहती है जितनी इसकी कैपेसिटी हो, जितना उसका हाइबरनेशन पीरियड बाकी बचा हुआ हो। लिपिड्स के मैकेनिकल प्रोटेक्शन में क्या क्या रोल प्ले हो सकते हैं। एडिपोज टिश्यू का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो टिश्यू होता है जो लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर कर देता है, बहुत बड़ी मिकदार में अपने पास स्टोर कर लेता है, और उसे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिपोज टिश्यू एक्ट एज अ फिजिकल कुशन। कैसे? इन द पाम्स ऑफ द हैंड्स, हमारे हाथ की हथेलियों में। और आप हाथ की हथेली में देखें जो एडिपोज टिश्यू होता है, इसका मैकेनिकल रोल क्या होता है कि तकरीबन 60-70% काम हम अपने हाथ से ही कर रहे होते हैं। हमने इसमें लिखना भी होता है, हमने इसमें किसी चीज़ को उठाना भी होता है। जब हम ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं तब हमारा एडिपोज टिश्यू, हमारे हैंड्स काम कर रहे होते हैं। हम लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हम राइटिंग कर रहे होते हैं, हमने किसी चीज़ को पिक एंड ड्रॉप करना होता है। तो जब तक हाथ की मैकेनिकल सपोर्ट पूरे प्रॉपर एनर्जी के साथ नहीं होगी तो कोई नुकसान भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपने किसी चेयर को उठाना है, आपने किसी कॉपी को उठाना है, किसी बुक को उठाना है। अगर आप प्रॉपर एनर्जी के साथ उसको नहीं उठाएंगे तो उसके गिरने का अंदेशा भी होगा। दिस मीन द मैकेनिकल सपोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन योर हैंड इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, मुनासिब नहीं है। लेकिन इन टर्न एक ऐसा शख्स जो कि अपने तमाम उठाने वाले और ड्रॉप करने वाले तमाम हरकत, तमाम फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अदा कर रहा है। दिस मीन कि उसके हाथ की, हैंड्स की जो मैकेनिकल पावर है वो परफेक्ट है, वो बेहतरीन है, वो किसी किस्म के नुकसान का कोई चांस नहीं रखता। तो इससे यह साबित हुआ कि उसके जो एडिपोज टिश्यूज़ है, जो मैकेनिकल सपोर्ट उसके हाथ को दे रहे हैं, वो परफेक्ट है, तब वो अपने फंक्शन नॉर्मल अदा कर सकता है। इसी तरह सोल्स ऑफ द फीट, पैरों का सबसे निचला हिस्सा जो एक सेंसिटिव हिस्सा होता है, वहाँ भी एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। आपका चलना या किसी गर्म जगह पर अगर पैर चला जाए या ठंडी जगह पर अगर पैर चला जाए, या आपके जिस्म को एक सपोर्ट चाहिए हो, ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि एडिपोज टिश्यू आपके फीट के सबसे निचले हिस्से में, जिसको हम सोल्स कहते हैं, वहाँ पर कितनी मिकदार में मौजूद है। अगर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी उसमें पाई जाती है तो वो एबनॉर्मेलिटी सिर्फ सोल्स ऑफ द फीट पर नहीं होगी, बल्कि पूरे के पूरे जिस्म को वो मुतासिर कर रही होगी।
तो मैकेनिकल सपोर्ट में हमने दो मेन एडिपोज टिश्यू का करैक्टर देखा, लिपिड्स का करैक्टर देखा कि जो मैकेनिकल सपोर्ट है हैंड्स की और फीट की, उसमें एडिपोज टिश्यू, उसमें लिपिड्स अपना बहुत अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये पाए जाते हैं अराउंड द आइज़, हमारे आँखों के सराउंडिंग्स में और हमारे किडनी में। ये चार चीज़ें आपने देखी और देखा जाए तो एक एनिमल बॉडी है, एक लिविंग बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, ये उसकी चार बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो जगह है वहाँ पर पाई जाती हैं। अगर किसी किस्म की कोई भी एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होती है तो आप देख सकते हैं कि एक लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन आ सकती है या कोई बहुत पेचीदा पोजीशन आ सकती है, बहुत ही कोई एबनॉर्मल पोजीशन आ सकती है। अगर हाथों में, अगर पैरों में, अगर आँखों जैसे सेंसिटिव एरियाज़ में और अगर किडनी में एडिपोज टिश्यूज़ का, लिपिड्स का, एबनॉर्मेलिटी का आना एबनॉर्मेलिटी को जन्म देगा और नॉर्मल लेवल पे लेना बहुत चीज़ों को, फंक्शंस को नॉर्मल रखेगा। वाटर प्रूफिंग द वैक्सी क्यूटिकल ऑन द लीफ। क्यूटिकल, उसके जो क्यूटिक्स होते हैं, उसकी जो सराउंडिंग्स होगी लीफ की, एपिडर्मस जो उसकी बाहर वाली तह है पड़ी, डर्मस लेयर को कहते हैं और एपी बाहर वाली। तो लीफ की जो एपिडर्मस है उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है वैक्सी है, और एज ऑयल्स ऑन द बर्ड्स फेदर, परिंदों के परों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छोटा मिकदार में ऑयल का मौजूद होना, ये वाटर प्रूफ के तौर पे काम कर रहा होता है कि उसमें पानी, उसकी मिसाल ऐसी नहीं होती जैसे कि एक कंटेनर है और उसमें आप जितना भी पानी डालना चाहे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप पानी डाल सकें। तो ये एक कंटेनर के तौर पे काम नहीं कर रहा होता, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम कर रहा होता है जिसका काम गैर ज़रूरी तौर पर इन चीज़ों में पानी का अंदर जाने को रोकना होता है। तो इसका हिफाजती लिहाज से एक अहम रोल है, किस सूरत में, वैक्सी क्यूटिकल की सूरत में, या फिर परिंदों के परों में एक ऑयल के जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये पानी की मौजूदगी या पानी के यकदम उनके अंदर चले जाने से रोकने के लिए होता है। हिफाजती नुक्ता नज़र से वैक्सीज, लिपिड्स, ऑयल्स अपना अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे लिपिड्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हम देखते हैं वो किस तरह से कि इन द लिवर द कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ द बाइल एसिड। तेजाबियत जिस्म में, प्रिकर्सर कहते हैं स्टार्टर मॉलिक्यूल, जहाँ से आगाज़ होता है। आगाज़ केमिकल रिएक्शन का किस जगह से आगाज़ हुआ, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस के अमल में ग्लूकोज से प्रोसेस का आगाज़ हुआ, तो ग्लूकोज को प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कहेंगे, स्टार्टर मॉलिक्यूल कहेंगे, जहाँ से साइकिल ने या उसके प्रोसेसेस ने जन्म लिया। तो इन द लिवर कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द बाइल एसिड। बाइल एसिड्स आपको मालूम है कि ये वो एसिड्स होते हैं हमारे जिस्म में डाइजेशन के प्रोसेस के लिए इन एसिड्स का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ तरह की जब खुराक इनटेक कर रहे होते हैं तो ये बाइल्स उन्हें डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं, उन्हें तोड़ फोड़ रहे होते हैं, और छोटे छोटे उनमें जो यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के, लिपिड्स के और इस तरह के जो जिस्म में कंज्यूम हो जाते हैं फ्यूल के लिए, कुछ प्रिजर्व हो जाते हैं हिफाजती लिहाज से और एनर्जी के लिहाज से, और कुछ चीज़ें स्टोरेज में आ गई, कुछ चीज़ें उसी टाइम इस्तेमाल में आ गई। तो लिवर में कोलेस्ट्रॉल स्टार्टर मॉलिक्यूल होता है बाइल एसिड्स के जनरेशन के लिए, उनकी सिक्रेशन के लिए। 24 स्टीराइड कार्बोक्सिलिक एसिड दैट एड इन द डाइजेशन ऑफ द फूड्स, खुराक के हाजिम में होने के लिए, स्पेशली लिपिड्स के हाजिम होने के लिए, यानी उनके मेटाबोलाइजेशन के लिए, एंड व्हेन लिंक्ड विद द अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन और टोरिन फॉर्म द बाइल सॉल्ट्स। अहम पॉइंट इसमें यह है कि बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स के बनने के लिए लिपिड्स अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बनेंगे तो खुराक
डाइजेस्ट होगी, और जब खुराक डाइजेस्ट होगी तो वो मेटाबोलाइज होगी, जब मेटाबोलाइज होगी तो एनर्जी जनरेट होगी, और जब एनर्जी जनरेट होगी तो जिस्म के तमाम अफ़आल जो है, जिस्म के तमाम फंक्शन है, वो अपना रूटीन के हिसाब से काम करेंगे। और जिस्म जब रूटीन से काम कर रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा होता है, और जब एनर्जी यूज़ हो रही है तो तमाम काम ठीक हो रहे होते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जो एनर्जी बच गई वो रेजरवायर की सूरत में, वो ज़ख़ीरे की सूरत में जिस्म में स्टोर हो गई, फैट हो गई, वो एक हिफाजत से अपने अपने मखसूस मकामात पे चले गए। और एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि जब जिस्म को फ्यूल रिज़र्व एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये रिज़र्व स्टोरेज जो है रेजरवायर, ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। यानी हम इनको जब चाहे, जब जिस्म चाहे, फौरी तौर पे चाहे तो फौरी तौर पे एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है, और लेटर ऑन अगर इस्तेमाल करना चाहे तो वो उनको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे लिपिड्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में लिपिड्स का क्या किरदार है कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट आपको मालूम है कि जब कोई बॉडी में कट लग जाता है और ब्लड निकलने लग जाए तो फौरी तौर पे प्लेटलेट एक ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स जो है वो उसी टाइम मुतासरा जगह पे इकट्ठे होकर ब्लड को जमा देते हैं, जिससे खून के निकलने का अमल या बहने का अमल रुक जाता है। और अगेन इसी में अहम रोल है लिपिड्स का। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इज अ पोटेंट मीडिएटर दैट अकर एट एवरी लो कंसंट्रेशन इन द सेल्स एंड द टिश्यू। और इसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ कलर के जो प्लेटलेट्स हैं, एक पिंक कलर का है और एक डार्क कलर का है, और इनको इस तमाम फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड की ब्लीडिंग को रोकने के लिए लिपिड अपना रोल प्ले करते हैं। इनको एक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट की फॉर्मेशन से लेकर और वहाँ उस मखसूस मकाम तक जहाँ पर कट लगा हुआ, वहाँ पे ब्लड के बहने के अमल को रोकने के लिए लिपिड्स का रोल है। और इस सारे प्रोसेस को हमने इम्यून रिस्पॉन्स का नाम दिया है। सरफेक्टेंट्स के बारे में हम डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि अगर दो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, यानी कि दो कंपोनेंट्स है एक सिस्टम के, एक लिक्विड है और एक गैस है, तो लिक्विड की अपनी एक सरफेस है और गैस की अपनी एक सरफेस है। इन दोनों सरफेसेस को आपस में इनकी जो टेंशन होगी, एक का दूसरे के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको रिड्यूस रखना है या ज़्यादा रखना है या नॉर्मल रखना है, इसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। तो लिपिड्स का एज अ सरफेक्टेंट एक अहम रोल है। और इसके एक सादा सी एग्जांपल हम डिटर्जेंट की सूरत में लेते हैं कि जब हम ऐसा केमिकल प्रिपरेशन तैयार करते हैं, जैसे हम बर्तन धो रहे होते हैं या हम अपने कपड़े धो रहे होते हैं, तो बेसिकली हम सरफेक्टेंट को ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर लिपिड्स की अगर एब्सेंस हो जाए, लिपिड्स की कमी हो जाए, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, सांस लेने के अमल में बहुत तंगी भी हो सकती है। स्लीप इंडक्शन, नींद का आना, नींद का क्रिएट होना। वाइल स्टडिंग sleep inducing substances, researchers point out that certain lipids और lipid derivatives are involved in sleep induction, जैसे कि केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन है जिनका ताल्लुक लिपिड से है, रूडेंट्स यानी माइस, चूहे, प्रीमेट्स एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द ह्यूमंस एज वेल। हमारी नींद के अमल को रेगुलेट करने के लिए भी लिपिड्स का एप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है। लिपिड्स के लेवल में अगर कोई गड़बड़ है, अगर इनके तनासुब में कोई गड़बड़ है, तो जानवरों समेत, इंसान समेत उनका जो नींद का अमल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसमें जिस केमिकल का रोल है प्रोस्टाग्लैंडिन का, इसका ताल्लुक लिपिड से है। मेडिसिन में लिपिड्स इस्तेमाल होते हैं। और आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपने टैबलेट्स भी देखे होंगे, आपने कैप्सूल्स भी देखे होंगे। अभी गुज़श्ता 5-6 साल से सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हो रही है वो लाइपोसोम्स पे हो रही है। लाइपोसोम्स क्या है? ये मेडिसिन को कैरी करने वाले ग्रेन्यूल्स हैं, या इसको आप एक कैप्सूल समझ लें कि एक जदीद कैप्सूल की एक शक्ल है जो कि मेडिसिन को कैरी करती है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि गुज़श्ता 5 साल से
सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन कैरी करने के लिए रिसर्च हो रही है वो लाइपोसोम्स पे हो रही है। लाइपोसोम्स व्हेन कंबाइंड विद द टिश्यू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फंक्शन एज अ कैरियर्स ऑफ द ड्रग इन द सर्कुलेशन। ठीक है, ड्रग के कैरियर के तौर पे, ड्रग को कैरी करने के तौर पे लाइपोसोम्स इस्तेमाल हो रहे हैं टारगेटेड टू द स्पेसिफिक ऑर्गन, ताकि जिस्म में जिस जगह पे उस मेडिसिन की ज़रूरत है उसको डायरेक्ट वहीं पर ही ले जाया जाए। जैसा कि कैंसर थेरेपी में भी कोशिश यही होती है कि मेडिसिन जो मुतासरा जगह है कैंसर का, सिर्फ वहीं पर ही जाकर, ताकि उसका मैक्सिमम रोल देखा जा सके, उसका मैक्सिमम मेडिसिनल इफेक्ट है वो हासिल किया जा सके। प्लांट डिराइव्ड एसोप्रिनाइड यूनिट्स इंक्लूडिंग रबर कैम्फर यूज इन द सेवरल कफ प्रिपरेशंस। मेडिसिन में कफ प्रिपरेशन में कैम्फर का इस्तेमाल भी होता है और इन चीज़ों का ताल्लुक लिपिड के साथ है। बायोलॉजिकल प्रोसेस रेगुलेटेड बाय द इकोसिनाइड्स, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें ब्लड क्लॉटिंग, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, डायलेट द ब्लड वेसल्स, डायलेट कहते हैं ओपन कर देना, खुला कर देना, कंस्ट्रिक्ट कहते हैं सुकेड़ देना, डायलेट कहते हैं रिलैक्स कर देना। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करना हो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में आपने पढ़ लिया कि इनका ब्लड क्लॉटिंग में एक अहम रोल है। प्लेटलेट एग्रीगेशन, गैर ज़रूरी तौर पे प्लेटलेट का बहुत ज़्यादा किसी जगह पर इकट्ठे हो जाना ये भी रिक्वायर्ड नहीं होता, और बहुत कम मिकदार में किसी जगह इकट्ठे हो जाना ये भी रिक्वायर्ड नहीं होता। इन सब रेगुलेशन में, इन सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में लिपिड्स अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन कहते हैं स्वेलिंग का आ जाना, सोजिश का आ जाना या वर्म का आ जाना, इसका ताल्लुक भी प्रोस्टाग्लैंडिन से होता है, और इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए भी लिपिड्स का एप्रोप्रिएट होना ज़रूरी होता है। इससे आज के लेक्चर की समरी इन 5-6 पॉइंट्स में आ जाती है कि हमने फंक्शंस ऑफ लिपिड जब देख रहे थे तो हमने इसके क्या क्या रोल देखे। केमिकल मैसेंजर के तौर पे लिपिड्स अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमने सिग्नलिंग का जिक्र किया कि जिस्म न्यूरो सिग्नल्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल्स का जाना और पैगाम का पहुंचाना और पैगाम वापस लेकर दिमाग को देना, और दिमाग उसको इंटरप्रिटेशन करके वापसी रिस्पॉन्स भेजना, और अनटिल अनलेस उस वक्त तक जब तक ये प्रॉब्लम सारा सॉल्व आउट नहीं हो जाता, इसका कैरी ऑन होना, इसमें लिपिड्स का बहुत एक अहम रोल है। स्टोरेज एंड प्रोविजन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर, मेम्ब्रेन लिपिड लेयर फॉर्मेशन, जब हम प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे तो ये उसी के मुतालिक एक अहम पॉइंट है। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, LDL, HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लिपिड से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन, ए रोल इन द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सोजिश, वर्म, चोट लग जाए तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ताल्लुक़ लिपिड से है। और इसके अलावा फैट सोलबल वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स की ऐसी कैटेगरी होती है जिन्हें हम वाटर सोलबल कहते हैं, कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फैट सोलबल कहते हैं, और ये जिस्म में कैलोरीज का जनरेट होना या जिस्म को एनर्जी फ्यूल प्रोवाइड करना ये इनके ज़िम्मा होता है। इन शॉर्ट, लिपिड इज any of the various organic compound that are insoluble in water। इसमें फैट्स भी इंक्लूड है, इसमें वैक्सीज भी इंक्लूड है, इसमें ऑयल्स भी इंक्लूड है, इसमें हार्मोन्स भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि हमारे जिस्म में जो बहुत अहमियत की हामिल चीज़ें हैं, हमारे मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वैक्सीज होते हैं, फैट्स होते हैं, इन सब का ताल्लुक लिपिड से होता है। यहीं से अंदाज़ा होता है कि एक लिविंग बॉडी में, इंसान के जिस्म में इनकी किस कदर अहमियत है। एंड सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड फंक्शन एज अ एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल एंड केमिकल मैसेंजर्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि लिपिड्स की अगेन हमने एक डेफिनेशन देखी अभी जो उस स्लाइड पर जो आपके सामने है, और इससे पहले हमने इनके मुख्तलिफ फंक्शंस देखे, हमने डिटेल से देखा, हमने प्लेटलेट का भी जिक्र किया, प्रोटेक्टिव लेयर्स का भी जिक्र किया, हमने मैसेंजर का भी जिक्र किया, हमने एडिपोज टिश्यू का भी जिक्र किया, हमने जिस्म में एक रेजरवायर की सूरत में ये जो मौजूद होते हैं उनका भी जिक्र किया।
आप लोगों के लिए इस चैप्टर में इस एक जो आज की प्रेजेंटेशन थी उसके बाद अब आपको डेली बेस पर एक बायोकेमिस्ट्री की असाइनमेंट मिला करेगी, जिसको आपने एक डायरी की सूरत में आप एक कॉपी बनाएंगे, आप उसको लेबल करेंगे सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के लिए, और आप उस पर डेट वाइज अपनी असाइनमेंट लिखा करेंगे। और बहुत जल्द हम लोग आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं, फिजिकली मिलने वाले हैं, तब आपकी बाय नेम और बाय डेट ये असाइनमेंट वेरीफाई हुआ करेगी। तो आज की आपकी असाइनमेंट है, क्वेश्चन ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फैट्स, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज आपने देखी थी, आपने बताना है कि फैट्स किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन की सूरत में आप लिखेंगे और आपने शॉर्ट फॉर्म में 4 से 5 लाइनों में फैट्स बताना है कि फैट्स हम कहते किसे हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या है, लिपिड्स हम किसे कहते हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या है, हम कोलेस्ट्रॉल का लफ्ज़ किसके लिए यूज़ करते हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या है। तो वेरी सून आई विल बी चेकिंग दिस असाइनमेंट। आज की प्रेजेंटेशन के लिए हमने जो हेल्प ली थी वो डॉक्टर मुश्ताक साहब की बुक जो है बायोकेमिस्ट्री की बुक, जो एक्स प्रिंसिपल थे नेशनल मेडिकल कॉलेज के, उनकी बुक से लिए गए थे, और एक बायोकेमिस्ट है हिना आमिर, उनकी स्लाइड्स में से कुछ इन्फॉर्मेटिव मटेरियल आप लोगों की सहूलत के लिए सिंप्लिसिटी को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप इसमें से कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो क्वेश्चन की सूरत में आप नोट डाउन कर लें, हम उसको क्विकली जैसे इंटरेक्शन होता है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिए, असाइनमेंट कीजिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।